हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल जो पढ़ा था वांट ऑफ गुणांक, अब वांट ऑफ गुणांक का आयनन की मात्रा के बीच में संबंध ज्ञात कर रहे हैं। वांट ऑफ गुणांक का आयनन की मात्रा के बीच में हम संबंध निर्धारित कर रहे हैं, लेकिन इस संबंध को निर्धारित करने से पहले मैं इस चैप्टर का थोड़ा सा समराइजेशन ले लेता हूँ। तो हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हुए हैं अभी तक। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है विलयन की परिभाषा, फिर हमने पढ़े विलयन के प्रकार, विलयन की परिभाषा, फिर विलयन के प्रकार के बाद में फिर हमने पढ़ी सांद्रता। सांद्रता को दो रूपों में लिया, एक तो गुणात्मक रूप में और एक मात्रात्मक रूप में। फिर सांद्रता के बाद में हमने पढ़ी विलेयता। क्या पढ़ी? विलेयता। और विलेयता में भी हमने दो लिए, एक तो ठोस की द्रवों में विलेयता और दूसरी है गैसों की द्रवों में विलेयता, और इनको प्रभावित करने वाले कारक भी हमने पढ़े थे। तो विलेयता के बाद में फिर हमने लिया वाष्पदाब। क्या पढ़ा टॉपिक? वाष्पदाब। और वाष्पदाब जो टॉपिक पढ़ा उसमें हमने पढ़े थे ठोस और द्रव अवस्था, और साथ में द्रव अवस्था का वाष्पदाब। यानी सबसे पहले विलयन की परिभाषा पढ़ी, फिर उसके प्रकार पढ़े, फिर सांद्रता पढ़ी, सांद्रता को गुणात्मक और मात्रात्मक रूप में लिया, फिर विलेयता में ठोस की द्रव में विलेयता, फिर गैस की द्रव में विलेयता, और फिर इनको प्रभावित करने वाले कारक पढ़े प्रत्येक के, हेनरी के नियम वगैरह जो सब इसमें आए थे। फिर उसके बाद में वाष्पदाब पढ़ा, और वाष्पदाब में हम ठोस द्रव और द्रव का वाष्पदाब पढ़ा। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम के बाद में हमने पढ़े आदर्श और अनादर्श विलयन। आदर्श एवं अनादर्श विलयन। आदर्श और अनादर्श विलयन के बाद, आदर्श अनादर्श विलयन के बाद फिर हमने पढ़ा स्थिरक्वाथी मिश्रण। आदर्श अनादर्श विलयन के बीच में अंतर पढ़ने के बाद हमने पढ़ा स्थिरक्वाथी मिश्रण, और स्थिरक्वाथी मिश्रण के बाद में हमने पढ़े अणुसंख्यक गुणधर्म। और अणुसंख्यक गुणधर्म में कौन कौन से आ रहे थे? वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, फिर हिमांक में अवनमन, और परासरण दाब। 4 अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़े। फिर उसके बाद में अणुसंख्यक गुणधर्मों के बाद में पढ़े हमने असामान्य मोलर द्रव्यमान। और असामान्य मोलर द्रव्यमान के बाद में हमने वांट ऑफ गुणांक पढ़ा। अब वांट ऑफ गुणांक का हम संबंध किस किस के साथ ले रहे हैं? पहले तो हम लेंगे आयनन की मात्रा के साथ, फिर दूसरा लेंगे हम संगुणन की मात्रा के साथ संबंध पढ़ेंगे। तो हमारा एक तरह से समराइजेशन यदि देखें चैप्टर का, तो पूरा क्या है कि सबसे पहले विलयन के प्रकार, फिर सांद्रता के बाद में विलेयता को पढ़ा, विलेयता के बाद में वाष्पदाब के बाद में हमने राउल्ट के नियम को स्पष्ट किया। राउल्ट के नियम के आधार पर हमने 2 प्रकार के विलयन बनाए, आदर्श और अनादर्श विलयन बनाए। फिर उसके बाद में हमने स्थिरक्वाथी मिश्रणों को स्पष्ट किया कि स्थिरक्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, स्थिरक्वाथी मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद में अणुसंख्यक गुणधर्मों को स्पष्ट किया कि अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से थे। वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। उसके बाद में हमने पढ़ा असामान्य मोलर द्रव्यमान। क्या? असामान्य मोलर द्रव्यमान। और असामान्य मोलर द्रव्यमान के बाद में वांट ऑफ गुणांक, और वांट ऑफ गुणांक को पढ़ने के बाद में आज हम जो स्पष्ट कर रहे हैं
वांटाफ गुणांक तथा आयनन की मात्रा के मध्य संबंध, यानी वांटाफ गुणांक और आयनन की मात्रा के मध्य क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम इसमें कहेंगे वांटाफ गुणांक का संकेत क्या होता है। वांटाफ गुणांक का संकेत है आई। आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा, इसका संकेत होता है एल्फा। आयनन की मात्रा बोल दें चाहे वियोजन की मात्रा बोल दें, बात एक ही है। अब ये कह रहा है कि माना कि कोई रिएजेंट ए है, वो वियोजित होकर NB प्रकार के पार्टिकल्स बनाता है, यानी B प्रकार के पार्टिकल्स बनाता है और बने हुए पार्टिकल्स की संख्या कितनी है, N है। अब यहां पर ये क्या कह रहा है कि प्रारंभिक अवस्था में माना कि प्रारंभिक अवस्था में इसके 1 मोल हैं, तो इसके कितने होंगे 0, यानी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई उससे पहले इसके 1 मोल है तो इसके कितने होंगे 0। अब आगे क्या कह रहा है कि यदि A में से अल्फा वियोजित हो जाएं, अल्फा वियोजित होने के पश्चात तो यहां से कितना जा रहा है 1 माइनस अल्फा वियोजित हो रहा है, तो यहां पर कितने बनेंगे N अल्फा, यानी यहां से 1 माइनस अल्फा वियोजित हो रहा है तो यहां पर कितने बनेंगे N अल्फा बनेंगे। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि माना कि कोई रिएजेंट ए से बन रहे हैं B मॉलिक्यूल और बने हुए मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी है स्मॉल n। अब ये कह रहा है कि प्रारंभ में यानी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई उससे पहले मोलों की प्रारंभिक अवस्था में मोलों की संख्या यहाँ पर A की 1 है, तो यहाँ पर कितनी है 0, यानी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई उससे पहले यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर कितने रहेगी 0। अब माना कि इस 1 में से अल्फा वियोजित हो जाते हैं तो हम कह देंगे 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ पर कितने बनेंगे N अल्फा। तो उस स्थिति में हम कहेंगे साम्य अवस्था पर कितने आएंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यहां पर कह देंगे 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा। साम्य अवस्था पर मोलों की संख्या कितनी होगी 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा, या फिर हम इसे कहते हैं साम्य अवस्था के अलावा प्रेक्षित मोलों की संख्या। प्रेक्षित मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, हम यहां पर कह देंगे 1 प्लस अल्फा इंटू N माइनस 1। हम क्या करेंगे 1 प्लस अल्फा इंटू N माइनस 1, माइनस को क्या कर देंगे प्लस, तो ये आ जाएगा आगे और ये चला जाएगा पीछे और ये माइनस में आ जाएगा, तो हम कह देंगे 1 प्लस अल्फा इंटू N माइनस 1। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि प्रेक्षित मोलों की संख्या कितनी आ गई 1 माइनस अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू N माइनस 1। अब आगे क्या कह रहा है सैद्धांतिक मोलों की संख्या। सैद्धांतिक मोलों की संख्या कितनी है 1। सैद्धांतिक मोल कौन से हैं, जो प्रारंभिक अवस्था में इसने लिए थे उनकी संख्या कितनी है 1 है। तो देखिए हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सैद्धांतिक मोलों की संख्या 1 है। प्रेक्षित मोल कौन से हैं, जो साम्य अवस्था पर हैं, तो प्रेक्षित मोलों की संख्या कितनी है 1 प्लस अल्फा इंटू N माइनस 1। अब आगे क्या कहता है ये, अब आगे देखिए वांटाफ गुणांक I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है प्रेक्षित मोलों की संख्या। प्रेक्षित मोलों की संख्या बटे सैद्धांतिक मोलों की संख्या। प्रेक्षित मोलों की संख्या बटे सैद्धांतिक मोलों की संख्या। तो हम यहाँ पर ये कह देंगे I बराबर प्रेक्षित मोलों की संख्या कितनी है 1 प्लस अल्फा इंटू N माइनस 1 है, और सैद्धांतिक मोलों की संख्या कितनी है 1। तो यहाँ पर आ जाएगा I बराबर 1 प्लस अल्फा इंटू N माइनस 1। आगे देखिए
एक को इधर ले जाइए, i माइनस 1 बराबर एल्फा इंटू n माइनस 1। तो हमको क्या निकालना है, एल्फा निकालना है। तो एल्फा बराबर हो जाएगा i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। इसे बॉक्स में डाल देंगे। देखिए वापिस रिपीट कर रहे हैं कि माना कि ए मॉलिक्यूल हैं वो बी का निर्माण कर रहे हैं और निर्मित होने वाले अणुओं की संख्या कितनी है, n। प्रारंभिक अवस्था में 1 हैं, यहाँ पर कितने हैं, 0 हैं, और वियोजित अल्फा वियोजित हो गए, यानी इसमें से अल्फा बाहर निकल गए, तो यहाँ पर कितने रह गए, 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पर कितने बन गए, n अल्फा। साम्य अवस्था पर 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। तो हम यहाँ पर कह देंगे साम्य अवस्था कह दें, या फिर क्या कहते हैं, प्रेक्षित मोलों की संख्या बराबर आ जाएगी 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रेक्षित मोलों की संख्या ये आ गई है। सैद्धांतिक मोल कितने हैं, 1 हैं। जो प्रारंभ में लिए गए थे वो सैद्धांतिक हैं। सैद्धांतिक मोलों की संख्या कितनी है, 1 है। तो I बराबर 1/2 गुणांक बराबर क्या होता है, प्रेक्षित मोलों की संख्या बटे सैद्धांतिक मोलों की संख्या। तो I बराबर 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1 अपॉन 1। हम क्या करेंगे, I बराबर निकाल लेंगे 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1। तो I माइनस 1 ये इधर चला जाएगा, अल्फा इंटू n माइनस 1। तो अल्फा बराबर आ गया I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। अब आगे देखिए, ये हम अल्फा का मान निकाल रहे हैं। अब हम यदि यहाँ पर न्यूमेरिकल पढ़ें, न्यूमेरिकल को देखें, तो ये कह रहा है कि K4FeCN6 ये कोई मॉलिक्यूल है। K4FeCN6 का 0.1 m का विलयन, 0.1 m का विलयन 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 46%, कितना, 46% आयनित होता है। कितना, 46% आयनित होता है। तो विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, हम सबसे पहले ये कहेंगे, यहाँ पर 0.1 m सांद्रता दी हुई है, तो C बराबर 0.1 m है। टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 273 प्लस 27 बराबर कितना हो गया, 300 केल्विन। आगे देखिए, 46% आयनित होता है। क्या पूछ रहा है, विलयन का परासरण दाब पाई बराबर ज्ञात करना, और साथ में उसने दिया हुआ है R बराबर 0.0821 वायुमंडल लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये R का मान है। अब यहाँ पर कह देगा R बराबर इतना दिया हुआ है 0.0821 वायुमंडल लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब इस स्थिति में क्या करना है, हमको परासरण दाब ज्ञात करना है। परासरण दाब के लिए फॉर्मूला है पाई बराबर CRT, लेकिन 46% आयनित हो रहा है, तो इसका मतलब 1/2 निकलेगा, इसका I का मान निकलेगा। अब 1/2 गुणांक I का मान निकलेगा, तो सबसे पहले हम I का मान निकालेंगे। तो I का मान निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है I बराबर 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1। ये फॉर्मूला है हमारे पास I का निकालने का। लेकिन I निकालने में भी हमको किसकी आवश्यकता है, N की आवश्यकता है। तो N कैसे निकालेंगे, तो K4FeCN6 इसको वियोजित कर देंगे 4K पॉजिटिव में और FeCN6 -4 में।
तो यहाँ पर देखिए कुल आयन कितने हैं, पोटेशियम के 4 आयन, FeCN6-4 इसके कितने आयन है, 1 आयन है, ये पूरा सम्मिलित रूप से 4 + 1, तो n बराबर कितने हो गए, n बराबर हो गया 4 + 1 = 5, n बराबर 4 + 1 बराबर कितना हो गया 5, n का मान कितना हो गया 5 हो गया। देखिए कैसे, K4FeCN6 है, इसको तोड़ेंगे 4 K पॉजिटिव FeCN6-4, पोटेशियम आयनों की संख्या कितनी है 4 और FeCN6-4 आयन की संख्या कितनी है 1, ये पूरा 1 आयन है, तो 4 और 1 बराबर कितने हो गए 5, यानी n का मान कितना हो गया 5। अब हम इसके द्वारा क्या निकाल लेंगे, वन टॉफ निकाल लेंगे, और वन टॉफ निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या कौन सा है, वन टॉफ निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है I बराबर 1 + α × n-1, ये फॉर्मूला है। I बराबर 1 + α × n-1, तो देखिए I निकालेंगे, I बराबर 1 + α का मान कितना वियोजित हो रहा है 46%, 46/100 परसेंटेज को कन्वर्ट कर दिया 46/100, और फिर कह देंगे I + α का मान ये आ गया 46/100, n का मान कितना है, n बराबर कितने हैं 5, 5 - 1, तो I बराबर आ गया 1 + 46/100 × 4, तो यहाँ पर हम कहेंगे I का मान जो है, जो हमें I का मान प्राप्त हो रहा है, I बराबर प्राप्त हो रहा है, I बराबर आ रहा है हमारा 2.84, 2.84, I बराबर है 2.84। अब हमको क्या निकालना है, परासरण दाब। अब परासरण दाब ज्ञात करने के लिए पाई बराबर I × C × RT, तो पाई बराबर I का मान कितना है 2.84, C का मान 0.1, R का मान 0.0821, T का मान 300 केल्विन, तो पाई बराबर आ गया 6.99 वायुमंडल। कितना आ गया 6.99 वायुमंडल। तो देखिए क्वेश्चन को वापस रिपीट कर रहे हैं कि K4FeCN6 का 0.1 m का विलयन 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 46% आयनित होता है, तो विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, क्योंकि ऐसा न्यूमेरिकल एक बार बोर्ड में आ चुका है। R का मान इतना दिया हुआ है, R का मान दिया हुआ रहेगा, तो C सांद्रता इतनी है, टेम्परेचर इतना है, पाई ज्ञात करना है, R का मान इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वन टॉफ गुणांक निकालेंगे। वन टॉफ गुणांक निकालने के लिए हमें n के मान की आवश्यकता होगी, तो हम यहाँ पर कहेंगे K4FeCN6 को तोड़ेंगे तो 4 तो K धनायन और FeCN6-4 में वियोजित हो रहा है, यानी 4 आयन तो पोटेशियम के और 1 आयन इसका है, 4 + 1 टोटल कितने आयन हो गए 5। अब इस स्थिति में कहेंगे कि I कैसे निकालेंगे, I के लिए है 1 + α × n-1, तो उस स्थिति में कह देंगे I बराबर 1 + α कितना है 46% आयनित हो रहा है, 46/100, n का मान कितना है 5 - 1, तो I का मान कितना आ गया 2.84, ये आ गया वन टॉफ गुणांक का मान। अब हम क्या करेंगे, वन टॉफ गुणांक को परासरण दाब से संबंधित करेंगे, तो परासरण दाब पाई बराबर होता है I × C × RT, तो उस स्थिति में पाई बराबर 2.84, I का मान आ गया, C कितना है 0.1 है, R का मान कितना है 0.0821 और टेम्परेचर T बराबर कितना है 300 केल्विन है। तो उस स्थिति में हम देखेंगे कि यहाँ पर कि पाई का मान जो प्राप्त होता है वो कितना आ रहा है 6.99 वायुमंडल प्राप्त होता है। देखिए वन टॉफ गुणांक तथा वियोजन की मात्रा में संबंध हो गया। अब हम पढ़ेंगे वन टॉफ गुणांक तथा संगुणन की मात्रा में संबंध, और हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि छोटे छोटे अणु मिलकर बड़े अणु का निर्माण कर रहे हैं, तो उस स्थिति में हम कह देंगे कि n
ए कन्वर्ट इन ए एन, यानी छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण कर रहे हैं। अब देखिए प्रारंभ में मोलों की संख्या, प्रारंभ में मोलों की संख्या 1, तो यहां पर कितनी है 0। आगे क्या कह रहा है, वियोजित होने के बाद, वियोजित होने के बाद 1 माइनस एल्फा, तो यहां पर हो जाएगी एल्फा अपॉन एन, 1 माइनस एल्फा और यहाँ पर हो जाएगी एल्फा अपॉन एन, उनकी संख्या से कम रहेगी। यहाँ पर जो संख्या है उनकी संख्या से क्या रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि अब बड़े अणु बन रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण कर रहे हैं। प्रारंभ में मोलों की संख्या 1 है 0, फिर यहाँ पर वियोजित होने के बाद यानी एल्फा वियोजित होने के बाद हम कह देंगे 1 माइनस एल्फा और एल्फा अपॉन एन, तो यहाँ पर ये प्रारंभ में मोलों की संख्या। आगे देखिए हम क्या कहेंगे, साम्य अवस्था पर क्या जाएगा 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन, साम्य अवस्था पर। तो हम यहां पर ये कह देंगे कि प्रेक्षित मोलों की संख्या, साम्यावस्था पर जो मोलों की संख्या है कि वो एक तरह से प्रेक्षित मोलों की संख्या है। तो साम्य अवस्था पर कह दो या प्रेक्षित मोलों की संख्या कह दो, बात एक ही है। प्रेक्षित मोलों की संख्या हो जाएगी 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन। आगे चले, सैद्धांतिक मोलों की संख्या क्या है, संख्या बराबर सैद्धांतिक कितने हैं जो प्रारंभ में लिए गए थे वो कितने हैं 1। अब हम क्या कहेंगे, प्रेक्षित मोलों की संख्या इतनी है, सैद्धांतिक मोलों की संख्या इतनी है, तो अब आगे वांट ऑफ गुणा निकालेंगे। I बराबर होता है प्रेक्षित मोलों की संख्या बटे सैद्धांतिक मोलों की संख्या। तो वांट ऑफ गुणांक निकालेंगे। I बराबर प्रेक्षित मोलों की संख्या कितनी है 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन बटे 1। तो I बराबर क्या आ गया 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन क्या आ गया एन। आगे चलें, अब हम क्या करेंगे, I बराबर एन क्या ले लेंगे एलसीएम। तो उस स्थिति में हो जाएगा n माइनस एन एल्फा प्लस एल्फा, ये बच गया। अब क्या करेंगे, वज्र गुणा करने पर इसको इससे गुणा कर दो, तो यहां पर आ जाएगा आई एन बराबर एन माइनस एन एल्फा प्लस एल्फा। आई एन बराबर एन माइनस एन एल्फा प्लस एल्फा, इसको इधर ले जाएंगे। आई एन माइनस एन बराबर यहां पर क्या आ जाएगा एल्फा माइनस एन एल्फा, ये आगे आ जाएगा, ये पीछे आ जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। आगे देखिए एन कॉमन आ गया, आई माइनस 1 बराबर एल्फा कॉमन आ गया, क्या बचा 1 माइनस एन। एल्फा निकालना है तो एल्फा बराबर क्या बचेगा, एल्फा बराबर एन इंटू आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन, इसको बॉक्स में डाल देंगे, ये एल्फा का मान निर्धारित कर लेंगे। वापस रिपीट कर रहा हूं, समझना। माना कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े बना रहे हैं, उस स्थिति में प्रारंभ में मोलों की संख्या इसकी 1 है, तो इसकी कितनी है 0। इससे एल्फा वियोजित हो गए,
तो 1 माइनस एल्फा, तो यहाँ पर कितने हो गए एल्फा अपॉन एन। अब कह रहा है साम्य अवस्था पर क्या होगा 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन दोनों का योग हो जाएगा। अब उस स्थिति में कह देंगे चाहे तो साम्य अवस्था कह दो या फिर कह दो प्रेक्षित मोलों की संख्या, तो प्रेक्षित मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन। सैद्धांतिक मोलों की संख्या कितनी है 1, सैद्धांतिक मोलों की संख्या कितनी है 1, तो ये 1 आ गया, सैद्धांतिक मोलों की संख्या 1 हो गई। तो I बराबर क्या हो गया प्रेक्षित मोलों की संख्या बटे सैद्धांतिक मोलों की संख्या, I बराबर 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन अपॉन 1। तो उस स्थिति में I बराबर क्या हो गया, ये वैल्यू क्यों यहाँ आ गई। फिर आगे n को एलसीएम ले लिया, n एलसीएम ले लिया, I n माइनस एन एल्फा प्लस एल्फा। अब उस स्थिति में वज्र गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, तो I n माइनस एन एल्फा प्लस एल्फा, I n माइनस एन, ये इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, I n माइनस एन बराबर एल्फा माइनस एन एल्फा, ये आगे आ जाएगा, ये पीछे आ गया, प्लस माइनस हो गया, n कॉमन आ गया, I माइनस 1, एल्फा कॉमन आ गया 1 माइनस एन, तो एल्फा निकालेंगे तो एल्फा बराबर क्या आ जाएगा n इंटू आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन। यानी हम एल्फा के मान का निर्धारण कर सकते हैं। यानी एल्फा का मतलब है कि संगुणन की मात्रा में संबंध निर्धारित कर सकते हैं।